हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M2M क्लासेज। एम लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। इसमें हम चैप्टर सेकंड को आज स्टार्ट करने वाले हैं। पहले चैप्टर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें संविधान का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ क्लास को एंड तक देखते रहें। इसमें मैं आपके सामने संविधान के निर्माण से संबंधित सब कुछ तथ्य इसमें देखने वाला हूँ। क्या कारण हुए जो संविधान का निर्माण हुआ और संविधान का निर्माण होने के बाद उसके क्या फ़ायदे हुए, क्या महत्व हुआ संविधान का, सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। संविधान की मांग कैसे हुई, किस किस के द्वारा की गई, सब कुछ। तो इसमें अब मैं किताब के माध्यम से आपके सामने क्लास को स्टार्ट करता हूँ कि जैसे इसमें सबसे पहला टॉपिक है संविधान की मांग। तो संविधान की मांग के बारे में देखते हैं कि संविधान में जो है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो सबसे पहले 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने रखा था। और रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान के गठन की मांग की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है। और नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत कर लिया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव से माना जाता है। और सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। तो अब मैं इसे आपके सामने कहानी के माध्यम से इसको समझाना चाहता हूँ कि जैसे देखो, भारत में सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग की गई थी, याद रखना 1895 में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। और याद रखना यह एक मौखिक मांग थी, औपचारिक मांग नहीं थी, यह मौखिक मांग थी। ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मौखिक मांग की गई थी वो 1934 में की गई थी M.N. राय के द्वारा। और उनकी मांग को मन में लेते हुए उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। और अगस्त प्रस्ताव में जो प्रावधान किया गया था या जो उसके प्रपोजल से थे, उसमें सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में शामिल था कि वायसराय की परिषद में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि जो वायसराय की परिषद होगी उसमें अधिकतम संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और उसके बाद एक युद्ध सलाहकार समिति का भी गठन किया जाएगा। 1940 में कहा गया था कि वायसराय की परिषद में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा और एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा और भारतीयों को अपना संविधान बनाने का भी अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ये जो सब कुछ जो अधिकार दिया जाएगा संविधान बनाने का, ये युद्ध के बाद, यानी जो युद्ध चल रहा था उसका द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, तो उसमें भारत जो है इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में भाग ले रहा था। तो इस वजह से बिना मर्जी के, बिना भारतीयों को पूछे अंग्रेज़ों ने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया था। तो और उसमें कहा था कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिया जाएगा। और इस तरह से जो ये प्रस्ताव दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, इस पर ना तो मुस्लिम लीग सहमत थी ना कांग्रेस सहमत थी। इसी कारण इस प्रस्ताव को 1940 के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था, याद रखना। ठीक है, जो 1940 का प्रस्ताव था उसे ठुकरा दिया गया था उसके मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा। और इसी प्रस्ताव को ठुकराते हुए 1940 में ही एक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और उसको सबसे पहले करने वाले व्यक्ति थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। और एक बात बता दूं, ये जो सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने प्रस्ताव दिया था इसे करने के लिए। और इसमें दूसरे व्यक्ति थे इस सत्याग्रह को करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहले आचार्य विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस वजह से इंग्लैंड की जो है सभी देशों में फिर आलोचनाएं होने लगी। और उसके ऊपर जैसे अमेरिका देशों ने, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों ने उस पर प्रेशर बनाया कि भारत को आज़ाद कर दो। तो उसके प्रेशर की वजह से फिर इंग्लैंड ने 1942 में
1942 में भेजा था क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स प्रस्ताव जो भेजा गया था उसमें 3 सदस्य शामिल थे। उसमें अध्यक्ष थे क्रिप्स, उसके अलावा सदस्य थे अलेक्जेंडर और तीसरे थे पेंथिक्लोरेंस। तो याद रखना, जो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया था उसके कुछ प्रस्ताव थे, जैसे कि युद्ध के बाद भारत की एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, युद्ध के बाद किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था इसे भी न मानने का कि युद्ध के बाद, और प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान का भी इसमें प्रावधान अधिकार देने का प्रावधान किया गया। और भारत संघ में शामिल न होने या न होने का अधिकार भी मुस्लिम लीग को दिया गया था, याद रखना। और भारत के संविधान के निर्माण होने तक ब्रिटिश सरकार ही भारतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगी, ये भी प्रावधान किया गया था 1942 के क्रिप्स मिशन में। लेकिन इसको भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि यह भी युद्ध के बाद होना था, तो इस वजह से इसे अस्वीकार कर दिया था। और इसमें महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। जो 1942 का क्रिप्स मिशन था उसे महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी, और लाल बहादुर शास्त्री ने भी इसे डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक, ठीक है, इसे महात्मा गांधी ने कहा था। और इसी के विरोध में फिर 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन जो हुआ था, मुंबई अधिवेशन 1942 में कांग्रेस का मुंबई में हुआ था, उसमें अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी, और इसी को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, याद रखना। और यह शुरू जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। और यह मुंबई का एक ग्वालियर टैंक ग्राउंड था, वहाँ से शुरू किया गया था ये। और महात्मा गांधी के द्वारा इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, याद रखना, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसमें, ठीक है। और फिर इसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा ये जो असफल हो गया 1942 का क्रिप्स मिशन, तो इसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा गया था 1946 में कैबिनेट मिशन, और इसमें भी वही सदस्य थे जो क्रिप्स मिशन में थे तीनों, लेकिन इसमें अध्यक्षता कर रहे थे पेंथिक्लोरेंस, और इसके अलावा क्रिप्स, अलेक्जेंडर और ये पेंथिक्लोरेंस थे। और इसी कैबिनेट मिशन जो भेजा गया था, इसी के तहत 1946 में ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। और इस संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे 1 जुलाई 1946 को हुए थे। और इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी। कितनी? 389। इसमें ब्रिटिश प्रांतों से तो थे कुल 292 सदस्य, ठीक है, ब्रिटिश से 292, देसी रियासतों से थे 93, और ब्रिटिश कमिश्नरी से 4 थे, ठीक है, याद रखना। और इसके चुनाव के बारे में बता दूं आपको, जब चुनाव हुए थे तो कुल 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, और 93 सीटों पर मनोनयन हुआ था, यानी 93 सीटों को चुन दिया गया था वैसे ही। और इन चुनावों के जो नतीजे आए थे उस नतीजे के बारे में भी आपको बता देता हूं कि इसके नतीजों में 208 सीटें तो कांग्रेस ने जीती थी और उसे पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने जीती थी 73 सीटें, तथा 15 सीटें अन्य के खाते में गई थी इसमें, जो 1946 के जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के। और इसी वजह से कांग्रेस ने पहली अंतरिम सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई थी। और ये जो अंतरिम सरकार थी इसका गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ठीक है, याद रखना। और यह पहली अंतरिम सरकार थी, और इसमें वायसराय लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता की गई थी, लॉर्ड वेवेल के द्वारा। और इसमें उपाध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बता दूं, उपाध्यक्ष के अलावा पीएम का पद भी दिया गया था, विदेश मंत्री का पद भी दिया गया था, और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री भी थे। और जो लॉर्ड वेवेल और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक मंत्रिपरिषद का भी गठन किया गया था, याद रखना, मंत्रिपरिषद, अंतरिम सरकार का मंत्रिपरिषद। ये सब कुछ हम इस किताब के माध्यम से समझेंगे आगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो
संविधान की रचना, इसका गठन कैसे हुआ, स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग से इस किताब के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे साथ ये समझते जाना आप, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा का गठन, कि कैबिनेट योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1940 में संविधान सभा का गठन हुआ। और इस योजना की जो विशेषताएं थी वो आपके सामने है, जिसमें पहली विशेषता थी कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389, 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए आवंटित की गईं। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों से 292 सदस्यों का चयन, 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन आयुक्तों के प्रांतों से किया गया, ठीक है, प्रत्येक में से एक। और इसकी दूसरी विशेषता थी हर प्रांत व देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गईं। याद रखना, सीटें आवंटित जनसंख्या के अनुपात में। और मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट का आवंटन किया गया था, 10 लाख पर एक सीट। तीसरी विशेषता थी प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय जो थे मुस्लिम, सिख और सामान्य थे, यानी मुस्लिम सिख को छोड़ करके, जो सामान्य में आते थे वो मुस्लिम और सिख को छोड़ करके थे तीसरे समुदाय के। इसकी चौथी विशेषता थी प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। आगे इसमें देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। जो देसी रियासतें थी उनके प्रतिनिधियों का जो चयन होता था वो रियासतों के प्रमुखों के द्वारा होता था। अतः इससे स्पष्ट होता है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामित निकाय थी, यानी संविधान सभा को चुनाव के माध्यम से भी और आंशिक रूप से नामित करके भी बनाया गया था, क्योंकि इसमें कुछ सदस्य निर्वाचित हुए थे और कुछ नामांकित हुए थे। जैसे 296 सदस्यों का तो चुनाव हुआ था और 93 सदस्यों का मनोनयन हुआ था इसमें। आगे संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग 73, छोटे समूहों को 15 मिले। हालांकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें बन नहीं पाईं, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखा था। जो 93 सीटें थीं देसी रियासतों की वो अलग रहे थे इस चुनाव से, तो उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था इसमें। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। याद रखना, इस संविधान सभा के गठन में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे, बाकी सभी थे। आगे फिर संविधान सभा की कार्यप्रणाली, इसकी कार्यप्रणाली के बारे में देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक जो की गई थी 9 दिसंबर 1940 को की गई थी और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, यानी वह अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। इसलिए इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो जो संविधान सभा पहली इसकी बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1940 को, इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, याद रखना। और बाद में राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य बने थे, जो उसकी दूसरी बैठक की गई थी 11 दिसंबर 1940 को, उसमें राजेंद्र प्रसाद बने थे इसके स्थायी अध्यक्ष। और उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष बने थे। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। और उद्देश्य प्रस्ताव से समझते हैं कि 13 दिसंबर 1940 को पंडित नेहरू ने, यानी 13 दिसंबर 1940 को बता दूं संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी बैठक में 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और
यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था आगे चल कर के संविधान की प्रस्तावना बना था। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया था, इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। इसमें दूसरी विशेषता थी कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। आगे इसमें और कहा गया था कि उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो इसकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी। ठीक है। और इसका चौथा पॉइंट था संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। मेन पॉइंट कहा गया था इसमें कि जो संप्रभु भारत राष्ट्र बन जाएगा तो उसकी शक्तियाँ, प्राधिकार, उसके अभिन्न अंग, सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी और भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। याद रखना ये सभी पॉइंट प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। और अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी और संघ की एकता को अशून्य बनाए रखा जाएगा तथा इसके भूक्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को समेत देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे उद्देश्य प्रस्ताव में और इस प्रस्ताव को 22 फरवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से ही संविधान की प्रस्तावना बनी। याद रखना इसी का परिवर्तित रूप आगे कुछ इसमें सुधार हुए और उसमें बदलाव हुए तो वही आगे चल कर के संविधान की प्रस्तावना कहलाई। आगे फिर स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में देखते हैं कि संविधान सभा से खुद को अलग रहने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने इस सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली थीं। आपको बता दूं मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसराय बनकर के आया था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। मार्च में बन करके आया था ये और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाक का विभाजन किया गया था। और एक और योजना थी डिक्की बर्ड। इस योजना के तहत जो संविधान सभा थी उसका विभाजन किया गया था जिसके तहत कुल 389 सदस्यों में से 299 सदस्य तो भारत में रहे। ठीक है। और 90 सदस्यों का विभाजन पाकिस्तान में हो गया। 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए और 299 भारत में आ गए। और इसके बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक विधेयक पेश हुआ था जो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ और कहलाता है यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है। याद रखना है इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में संविधान सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए गए थे वो देखो आपके सामने कि इसमें पहला परिवर्तन था कि संविधान की पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया जाएगा। संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया जाएगा जो स्वेच्छा से कोई संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया था। ठीक है। और संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक कार्य था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संविधान सभा की बैठक
जब संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसकी जब बैठक विधायिका के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। ठीक है, याद रखना, जब इसकी बैठक अगर होती थी तो संविधान सभा के रूप में तो अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद और विधायिका के रूप में जीवी मावलंकर। और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही थी। इस तरह संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। और तीसरा पॉइंट था, मुस्लिम लीग के सदस्य यानी पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंधित मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे, और इसी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत की गई कुल सदस्यों की संख्या 389 में से 299 भारत में, ठीक है, और भारत में आकर के कम हो गए थे, भारत में बचे थे 299 और 296 से 229 हो गई थी। जो प्रांतों यानी जो भारतीय प्रांतों की संख्या थी, जैसे औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 हो गई, और देसी रियासतों की संख्या 93 से घट करके 70 हो गई। और 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को तालिका संख्या आगे देखेंगे उसमें दिया हुआ है। अन्य कार्य देखते हैं, संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान ने निम्न कार्य भी किए। संविधान सभा ने, जैसे इसमें पहला कार्य किया, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। दूसरा कार्य किया, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को, और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना। याद रखना, सिंपल है ये, याद करना, तीनों को याद कर लो तुम, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद, ये तो 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, इसके बाद आगे महत्वपूर्ण पॉइंट देखो कि जो संविधान का निर्माण हुआ था 2 साल 11 महीने 18 दिन में हुआ था, और संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी इस दौरान, और संविधान निर्माताओं ने कुल 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था, यानी 60 देशों के संविधानों को देखा था, और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श किया था। और संविधान के निर्माण में जो कुल खर्च राशि हुई थी वो 64 लाख रुपए का खर्चा आया था इसके निर्माण में। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी इसकी। 26 नवंबर नहीं, 26 दिसंबर को हुई थी उसकी पहली, 26 दिसंबर नहीं, उसकी क्या बोलते हैं, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। तो इस वजह से 9 दिसंबर 1946 से और 26 नवंबर 1949 तक के टाइम को गिना जाता है संविधान के निर्माण को। इस वजह से ये टाइम जो होता है 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम निकल करके आता है ये, ठीक है। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में आम चुनावों के बाद बनने वाली पहली संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद ही कार्य करती रही थी, ठीक है। भारत की जो मतलब संविधान सभा थी यह तब तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही थी। आगे संविधान की समितियों के बारे में देखते हैं कि संविधान ने निर्माण के लिए कुछ समितियों का प्रावधान किया था या समितियां बनाई थी, जिसमें से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इसमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी समितियां थीं। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं जैसे नीचे दी हुई हैं बड़ी समितियां। सबसे पहले है बड़ी समिति, संघ समिति, सख्त समिति, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संघीय संविधान समिति, इसकी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संघ और संघीय समझ लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय समिति जो थी इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर ने, महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति या परामर्शदाता की इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। और इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, इसकी JV कृपलानी ने की थी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर
इसकी गोपीनाथ पार्थोलाई छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के, इसकी एवी ठक्कर प्रक्रिया नियम समिति, इसकी राजेंद्र प्रसाद राज्यों के लिए समिति, इसकी जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अब आगे इसमें छोटी समितियों के बारे में देखते हैं कि छोटी समितियों में वित्त एवं कर्मचारी यानी स्टाफ समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति जो इसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। प्रत्यायक यानी क्रेडेंशियल समिति, इसकी अध्यक्षता अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर इनके द्वारा की गई थी। और सदन समिति बी पट्टावी सीतारामैया, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी, मुख्य आयुक्तों के लिए समिति बी पट्टा सीतारामैया, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति रंजन सरकार, भाषाई प्रांत आयोग इसकी ए.के. डार, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन, नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति, इसे अच्छे से देखना, इसके सभी सदस्यों अध्यक्षों को और क्यों किया गया सब कुछ समझना। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति और इसका गठन 26 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करना था और सौंपी गई। इस समिति में 7 सदस्य थे, इसके नाम नीचे दिए हुए हैं देखो। इसमें पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा थे दूसरे सदस्य इसमें एन गोपाल स्वामी अय्यर, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी, पाँचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठवें एन माधवराव थे। एन माधवराव बने थे बी एल मित्रा की जगह क्योंकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और टी कृष्णमाचार्य भी बने थे डी के खेतान सिंह की जगह क्योंकि उनकी उसी कार्यकाल के टाइम ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु की वजह से टी कृष्णमाचार्य। इसमें और बता दूं, भिन्न भिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था और भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने, संसाधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया था। लोगों की शिकायतों, आलोचना और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। इसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कुल 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान इसकी कुल 141 बैठकें हुई थी। अब आज की क्लास में ये महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लेते हैं कि संविधान का प्रभाव में आना किस प्रकार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। पूछा जाता है कि प्रारूप किसने पेश किया था, तो यह भीमराव अंबेडकर ने किया था और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया था। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार विमर्श होना शुरू हुआ। इसमें संविधान का खंडवार विचार किया गया और यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कुल कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए जिसमें से 2473 पर ही चर्चा हो सकी थी और संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार विमर्श होना शुरू हुआ था। भीमराव अंबेडकर ने द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली वी पास्ड प्रस्ताव पेश किया था। याद रखना, भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली वी पास्ड ये प्रस्ताव पेश किया था और संविधान के प्रारूप पर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों ने इस पर उस दिन केवल जो सभा थी उसमें कुल 299 सदस्य थे, लेकिन उस दिन कुल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में
संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। याद रखना, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। याद रखना, संविधान सभा में पूछा जाता है, प्रस्तावना को पहले लागू नहीं किया गया था, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। और इसमें नए विधि मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभा में संविधान के प्रारूप को रखा था। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, याद रखना। और इस महान लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। कल की क्लास में संविधान के प्रवर्तन से संबंधित तथ्यों को आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या आगे पॉइंट हैं कांग्रेस की विशेषज्ञ समितियों के बारे में, और फिर संविधान की आलोचना, आवश्यक तथ्य, ये सभी कल की क्लास में देखेंगे। तो आज यहीं तक रखता हूँ मैं। कल मिलेंगे कल दूसरी क्लास में इस चैप्टर सेकंड की। तो तब तक पढ़ते रहिए, इस क्लास के नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए अच्छे से। एक बार में समझ नहीं आएगी, मुझे लगता है 2 बार में आएगी, 3 बार जब तक ना आए जब तक करते रहिए इसे, और एक दिन आप अच्छे से याद हो जाएगी आपको। ये पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय।